तो सेकंड क्लास है आज, दूसरा क्लास है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था। क्लास 11 के मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो दूसरा हिस्सा था वेक्टर्स, उसका आज है सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, उसके कुछ गिने चुने सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स लिए थे, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे वही लेते रहे तो हम लोग टॉपिक्स को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, देन हम लोग कुछ एंगल्स की बात कर गए थे, वेक्टर से रिलेटेड कुछ जो मेन पॉइंट्स होती हैं जो हमें जानना चाहिए उन सब की बात कर गए थे। आज के क्लास की शुरुआत होगी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को लेकर। तो जब तक मैं ना कहूं तब तक आप इनके बारे में कुछ और ना सोचें, सिर्फ अच्छे से देखते जाएं। हेमंत आप गौर करते रहिएगा। अच्छा, उसके बाद की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत ध्यान देना। क्या आपसे कहा है हम लोगों को, अभी क्या है देखना, जरा वो देखिए। कहा था हमारे आज का टॉपिक जहां से शुरू होना है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उत्कर्ष ध्यान देते रहिएगा। नंबर 1, इक्वल वेक्टर्स। डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में ना तो पूछे जाने वाले हैं, ना तो आपको ऐसे जरूरत है, इसलिए जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है टाइप्स को लेकर के वो अच्छे से देखिए। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक ये रहा वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये रहा। बस यूं समझो कि कॉपी पेस्ट कर दिया। इस वेक्टर की शुरुआत बच्चों पॉइंट ओ से और इसका खात्मा कहां पे, पॉइंट ए। स्टार्ट पॉइंट ओ से हो रहा और खत्म पॉइंट ए पे हो रहा है। लास्ट क्लास में बात हुई थी, इसे कहते थे हम लोग एरो हेड और इसे कहते हैं एरो टेल। ऐसे भी ये हेड है, ये टेल है, पता है। ओके, चलो एक काम करो, आप अपने खुशी के लिए इसको, खुशी मतलब मन की खुशी, हाँ, मन की खुशी के लिए आप ऐसा करें, इसको ऐसा कह दे कि ये शुरू हो रहा पॉइंट ओ डैश से और खत्म हो रहा पॉइंट ए डैश से। दो अलग अलग वेक्टर्स जो आपको इस बोर्ड पे दिख रहे हैं, एक की शुरुआत पॉइंट ओ से और खात्मा पॉइंट ए पे, दूसरे की शुरुआत ओ डैश से और खात्मा ए डैश पे। अच्छा, आप एक मेजरिंग टेप लेकर आते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से एक स्केल लेकर आते हैं और आपने यहां से लेकर यहां तक का लेंथ मेजर किया। सपोज कि आपको वो लेंथ जो मिला है वो लेंथ पी सेंटीमीटर है बच्चों। तो जरा सोचो, इसी का तो कॉपी पेस्ट किया था। यदि ये पी सेंटीमीटर आया तो ये भी कितना हो गया, पी सेंटीमीटर। तो ये जो कैपिटल पी सेंटीमीटर लेंथ है, ये इस वेक्टर ओ से लेकर ए तक आने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। यहां पे भी जो पी सेंटीमीटर है तो कैपिटल पी क्या हुआ, ओ डैश से शुरू होकर ए डैश तक आने वाले इस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि दोनों भले ही शुरू अलग अलग पॉइंट से हो रहे हैं, एक ओ से शुरू हो रहा, एक ओ डैश से, दोनों का खात्मा अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है, एक ए पे एक ए डैश पे, लेकिन दोनों में दो सिमिलैरिटीज है। दो जगह ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं हूबहू। एक तो इसका लेंथ नहीं बदला, पी सेंटीमीटर ये है तो पी सेंटीमीटर ये भी,
और एक और जगह क्या है, जो डायरेक्शन इसका है ओ ए का, वही डायरेक्शन ओ डैश ए डैश का है। तो मेरे कहने का मतलब, अब यहां पर आप इसको ऐसे देखें, थोड़ी देर के लिए सेंटीमीटर को आप इग्नोर कर दो और ऐसा करो, इसके ऊपर भी, सॉरी, इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा दो, इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा दो। तो हम लोग ऐसा कह देंगे कि जो वेक्टर ओ ए है और जो वेक्टर ओ डैश ए डैश है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they are having the same magnitude and same direction। क्या क्या सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड और क्या बच्चों, सेम डायरेक्शन। बताओ कि क्या आप समझ गए। अच्छा, इससे कोई फर्क पड़ता क्या, है तो दोनों सेम ही, आप इसको P कह देते और इसको Q कह देते, यदि सिर्फ नाम दिया होता, ये वेक्टर P और वेक्टर Q। अब ये मत सोचो कि दोनों का लेंथ बदल दिया, सिर्फ इनको दिखाने वाला सिंबल चेंज किया। तो पहला वेक्टर P और दूसरा वेक्टर Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को दैट मींस वेक्टर P को क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू वेक्टर Q। एक चीज की कमी रह गई, क्या आकर्ष बताना चाहिए, क्या उत्कर्ष बताना चाहिए, क्या हम में से कोई, सुनो मेरी बात, दोनों सेम, दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए। मतलब यदि ये 2 है, ये भी 2 है, तो ऐसा ना हो कि ये 2 न्यूटन हो जाए और ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए। दोनों को सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम कह रहे, मतलब सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और उसके साथ साथ सेम क्या होना चाहिए, यूनिट्स। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they are having the same magnitude, same direction and the same units, ऐसा कह दीजिए। इसके डेफिनेशंस को जब आप बुक में देखोगे तो कई बार ये यूनिट्स वाला टर्म मिसिंग होगा। मे बी आपके पास एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, नूतन पब्लिकेशन कोई भी बुक हो, आप उसमें देखें तो ये चांस बनता है कि डिफाइन करते वक्त वो यूनिट वाले चीज को मिस कर जाए। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम और यूनिट भी सेम, ताकि यदि ये फोर्स हो तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं हो कि ये एक फोर्स है, एक वेलोसिटी हो जाए, एक एक्सेलरेशन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लोग ये बात समझ गए कि आज के बाद जिंदगी भर जब कभी आप दो वेक्टर्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो, दोनों में एरो के लेंथ सेम दिखाई पड़े और दोनों में डायरेक्शन सेम दिखाई पड़े, तो हम लोग बेझिझक बेधड़क उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। काम चलेगा। दूसरी बात सुनना, नंबर 2 सुनना बच्चों। नंबर 2, नेगेटिव वेक्टर्स डायग्राम से ही समझ जाओगे आप, जैसे डायग्राम बनेगा आप समझ जाएंगे। ये रहा पहला वेक्टर और जस्ट सॉरी, जस्ट इसके साथ
आप इस पहले वेक्टर को ले लो और एक दूसरा वेक्टर बनाओ। मैं यहीं पे बनाता हूं, दूसरा वेक्टर यहीं पे बनाता हूं। क्या दिखा? जितना लेंथ इसका कोशिश की गई है उतना ही लेंथ इसका हो जाए। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, अच्छा, यूनिट भी सेम, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट। एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ आ रहा है। यदि आप सिंबॉलिकली इसको दिखाना चाहते हैं, इस वेक्टर को दिखाना चाहते हैं वेक्टर P से, और इसके ऑपोजिट वाले वेक्टर को दिखाना चाहते हैं वेक्टर Q से, नो डाउट आप वेक्टर P इक्वल्स टू वेक्टर Q बोल दीजिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट एक चीज ऑपोजिट क्या है? डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस का साइन। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए, ये दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या यहां तक ठीक? थोड़ा और आगे चलिएगा। तो हम लोगों ने दो टाइप के वेक्टर्स की बात की है, एक इक्वल वेक्टर और दूसरा कैसा? नेगेटिव वेक्टर। आगे सुनना। नंबर 3, इस बार कहना है कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्या है? कोलिनियर जो एक ही लाइन में हो, जो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो। जैसे आप एक ट्रेन को चलता हुआ देखा होगा आपने कई बार, उसका इंजन, तुरंत उसके बाद गार्ड वाला डब्बा, उसके बाद कैरेज, और उसके बाद फिर पैसेंजर्स जो बॉगीज होते हैं वो लास्ट वाला डब्बा। ठीक है, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है। इंजन का लेंथ अलग होता है और पैसेंजर वाले जो बॉगीज होते हैं उनका लेंथ अलग हो सकता है, लेकिन सब के सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग उन सबों को कह सकते हैं कि सर सब के सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कह दीजिए, कुछ ऐसे दिखा दो, ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये कोई तीसरा वेक्टर है, ये कोई चौथा वेक्टर है। आप एक चीज देखो, समझो, यदि इसको आपने वेक्टर ए कहा, इसको वेक्टर बी कहा, इसे वेक्टर सी कहा, इसे वेक्टर डी कहा, ठीक है, इन सबों के डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनका लेंथ, यदि एरो का लेंथ देखो तो कोई इस साइज का है, कोई थोड़ा छोटा हो गया, कोई और बड़ा दिख रहा है, कोई और इन दोनों के दरमियान कहीं दिख रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है। कोई जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, है ना। इतना बहुत सारे वेक्टर्स का झुंड है, उनमें से कुछ वेक्टर्स एक जैसे लेंथ के भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक और दिखा दो, कोशिश की इसके बराबर इसको बनाने की। तो जब बहुत सारे वेक्टर्स सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होते हैं, when two or more vectors lie along the same line, then they are said to be collinear vectors, जो एक ही लाइन में हो। ओके, फिर बात करें हम लोग नंबर 4, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर, एज द नेम इंडिकेट्स, जो एक ही प्लेन पे हो। अब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस आप इस पूरे सरफेस को एक प्लेन समझ लो। कोई वेक्टर ऐसे दिखा दिया आपने, कोई वेक्टर ऐसे दिखा दिया, कोई वेक्टर ऐसे दिखा दिया, कोई वेक्टर ऐसे दिखा दिया, सबको कुछ कुछ अलग अलग आप नेम दे दो कि ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर R है, ये वेक्टर S है। तो ये सब के सब चूंकि एक ही प्लेन पे लाई करते हैं,
इसलिए इन सारे वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अब सपोज करो ठीक इसके आगे, इस बोर्ड के ठीक आगे ये हथेली है मेरी, एक वेक्टर यहां पे होता तो ये एक अलग प्लेन है, और इसके अंदर ये एक अलग प्लेन है। एक वेक्टर यहां होता, ऐसे इसको एक वेक्टर कह दो, एक वेक्टर इनमें से किसी को ले लो, तो ये दोनों आपस में कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, एक और देखना आप, नंबर कौन सा, नंबर 4, नंबर 5, को इनिशियल वेक्टर्स। नंबर 4 तो नहीं है, 3, 4, इसके बाद ये 5 लिखा, 4, अच्छा 4 में मुश्किल। मैं कह रहा हूं रमन कि ये कोई एक वेक्टर है, ये इसी बोर्ड के ऊपर है, ये जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, वो भी इसी बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा, तीसरा वेक्टर भी इसी बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा, फोर्थ वेक्टर भी इसी बोर्ड के ऊपर लाई कर रहा, ऐसे। तो सबके सब चूंकि इस बोर्ड को आप एक प्लेन समझ लो, तो उसी प्लेन के ऊपर किसका मैग्नीट्यूड क्या, किसका डायरेक्शन क्या, इसको आप कोई जरूरी नहीं है, जैसा तैसा ले लो, लेकिन सबके सब लाई कहां कर रहे हैं, एक सिंगल प्लेन पे, इसलिए ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे कह रहा था को इनिशियल वेक्टर, जरा इनको देखो, ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये कोई तीसरा वेक्टर है, ये कोई चौथा वेक्टर है। जरा गौर से देखिए, आप इनका जो नाम देना चाहते हैं दे दें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, जो नाम देना है दे दो, लेकिन सबके सब शुरू कहां से हो रहे हैं, पॉइंट ओ से। एक सिंगल कॉमन पॉइंट है जहां से इनकी शुरुआत हो रही है। तो को का मतलब क्या होता है, एक साथ, है ना। हम लोग स्कूल्स में, कोचिंग क्लासेस में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए इन सारे वेक्टर्स को क्या कहा, को इनिशियल वेक्टर्स। आपको और भी चीजें मिलेंगी इसमें, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, हम लोग उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी मुझे जितनी बातें बतानी है सिर्फ वो मेन चीजों को दिखाकर, उसके बाद फिर कुछ इसके एक दो टाइप्स और होंगे, उसका डिस्कशन करूंगा। थोड़ी बात और इसके साथ साथ अगली बात सुनना, कौन सा नंबर होगा इस बार, नंबर 6। इसे कहा हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1, है ना। यूनिट का मतलब 1। तो आप ये समझो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो, बढ़िया बचाया। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अ वेक्टर क्या लिखा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। अब इस पर थोड़ी सी बात होगी, इस पर मैं 2 मिनट्स, 5 मिनट्स और यदि जरूरत पड़ी तो 10 मिनट्स इसी टॉपिक पे रहूंगा। जितने टाइप्स के वेक्टर्स आप देख रहे थे उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर आज के बाद जब जब आप वेक्टर्स की बात करेंगे, क्लास 11 में ना जाने कितने चैप्टर्स में आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्लास 12 में तो कुछ भी टॉपिक पढ़ने जाओगे वेक्टर्स आकर के सामने खड़ा हो जाएगा। और वेक्टर में जो सबसे कॉमन चीज है जो हमें पता होना चाहिए, वो यूनिट वेक्टर का। अभिनव एक रिप्लाई कीजिए प्लीज।
यस सर। वेरी गुड। सुनना जरा, सुनना। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अब याद करो जरा पिछले क्लास को। उस दिन कहा था कि यदि कैपिटल ए के ऊपर आपने छोटा सा एरो मार्क दे दिया है तो इसमें दोनों चीजें हमें पता चलती है। क्या क्या? ये मैग्नीट्यूड की भी बात करता है प्लस डायरेक्शन की भी बात करता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर आपने यदि एक छोटा सा एरो दे दिया है तो वो जो ओवरऑल पैकेट मिलता है हमें, सपोज कैपिटल ए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो मार्क दिया है, तो आप इसको ए वेक्टर या वेक्टर ए पढ़ते हैं और इसमें दोनों चीजें छिपी होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी। एक और बात कहा था, यदि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना, तो वेक्टर ए को ऐसे लिखने के बाद एक खड़ी पाई इस तरफ और एक खड़ी पाई इस तरफ। इसको हम लोग जूनियर क्लास में मैथ्स पढ़ते वक्त मॉडुलस का साइन कहते थे। मॉड ऑफ -2 बाहर आकर 2 बनता था, मॉड ऑफ 2 बाहर आकर 2 रह जाता था। मतलब मैथ्स के नजर से देखे तो इस वाले साइन का मतलब होता था कि जिस किसी नंबर को आपने इसके अंदर लिख दिया, दोनों दीवारों के अंदर, यदि वो पॉजिटिव है तो भी बाहर आकर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो भी बाहर आकर पॉजिटिव। लेकिन यहां पर वो मीनिंग नहीं है। यहां पे यदि ये वेक्टर ए है, जैसे 2 दीवार खड़ी कर दी गई तो हम लोग इसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे, जिसका मतलब होगा कि डायरेक्शन हम लोग नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते। तो लेट मी प्लीज राइट कि ऐसा सिंबल हमें दिखाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली। क्या यहां तक सब कुछ ठीक? इसको एक और तरीके से दिखाते थे, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना, तो आप ऐसा करो, ना तो ये वर्टिकल लाइंस दो और ना तो ए के ऊपर ये वेक्टर का साइन दो, आप इसको ऐसे भी लिख दो, सिर्फ ए। ना तो वेक्टर का साइन दिया है और ना तो वर्टिकल लाइन दिया है, इसको भी आप पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ओनली, ऐसा समझ लो। तुम बोलोगे यूनिट वेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग, यहां कहां चले आए? ये चीज तो पिछले क्लास में देख रहे थे, तो यहां क्यों आ गए हम लोग? बिकॉज आपसे कहा एक ऐसा वेक्टर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। इसके साथ साथ और एक बात बताना है, वो क्या बात है? वो क्या बात है कि यूनिट वेक्टर को कुछ यूं दिखाते हैं, यदि कैपिटल ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ए के ऊपर एक कैप लगा दो, एक हैट लगा दो। हैट और कैप दो अलग चीजें होती है, हम लोग समझते हैं। कब हम लोग सर पे पहने जाने वाली चीज को हैट बोलते हैं और कब कैप बोलते हैं? Who amongst you will make us understand? आपस में एक दूसरे को बता रही हैं लोग। चलो छोड़ो छोड़ो, रमन हम लोग ध्यान दीजिए। एक डायग्राम बना रहा हूं, पहचानना। जो क्रिकेट के प्रेमी है वो ज्यादा पहचानिएगा। बताओ ये क्या बनाया है? हैट। और ऐसा वाला जो होता है ये ऐसे पूरा बनाने दो, मैं कछुआ भी बना सकता हूँ, अभी तो पूरा हुआ भी नहीं। वाह, अब मेरी ड्राइंग खराब है, ये कछुआ ही लगने लगा। पहले से हैट हैट कैप कैप करिए।
ठीक है चलो कोई बात नहीं, कछुआ है। ये कैसा कछुआ? इसको आदमी का चेहरा मिल गया नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हटाओ, तुम समझ गए हो, तुम समझदार हो। वैसे मैंने ये हैट नहीं बनाया, मैंने बनाया पूरा का पूरा हरभजन सिंह। ऊपर से देख रहे टॉप व्यू, वो ऐसा ही कैप पहन मतलब हैट पहनते थे, है ना, पगड़ी पहनते थे, इसी वजह से तो वो वाली कैप नहीं पहन पाते थे, तो ऐसा वाला हैट पहनना होता था। तो उनको हेलीकॉप्टर से देखा ऊपर से, इस टोपी के नीचे पूरे के पूरे हरभजन सिंह है ना। चलो समझ लो, पता नहीं यहाँ क्या फंस गया। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। आगे सुनना, यदि कैपिटल बी कोई एक वेक्टर है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 है, तब तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखो। लेकिन लेकिन यदि कैपिटल बी एक यूनिट वेक्टर है तो इसको ए कैप कहेंगे। यदि P एक यूनिट वेक्टर है तो P कैप लिखेंगे। यदि R एक यूनिट वेक्टर है तो R कैप लिखेंगे। इस तरह से मतलब ये एक पहचान हो गई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपने सिंबल लिया और उसके ऊपर वो छोटू वाला एरो नहीं आ करके ऐसा कोई कैप आ गया है, तो उसको हम लोग कौन सा वेक्टर कहेंगे? यूनिट वेक्टर। अब जरा इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ये पूरा का पूरा वेक्टर ए था, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होती है। यहाँ पे उसी वेक्टर ए को जब मॉडुलस के साइन के अंदर बंद किया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होने लगी, डायरेक्शन की बात बंद हो गई। वैसे ही यदि यदि ए कैप है मतलब ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस कितना होना चाहिए बच्चों? 1। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। यदि आई कैप है तो इसका मॉडुलस कितना होना चाहिए? 1। यदि कोई यूनिट वेक्टर जे कैप है तो इसका मॉडुलस 1। यदि कोई यूनिट वेक्टर के कैप है तो इसका मॉडुलस कितना होना चाहिए? बस इतना समझ लो, इतना समझ लो कि ए कैप, बी कैप, सी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, तुम कैप, मैं कैप, ये कैप, वो कैप, यदि किसी भी सिंबल के ऊपर कैप लगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है? हमें 1 लेना है। तो आखिर इसका काम क्या है? यदि इसका वैल्यू 1 है तो इसका काम क्या है? काम क्या है? A unit vector gives the direction of a vector। बस इतना ही काम है। यूनिट वेक्टर का दुनिया में और कोई काम ही नहीं, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये वेक्टर्स को उसका डायरेक्शन बताते हैं, वेक्टर्स को उसका डायरेक्शन बताते हैं। क्या पता ये कैसे करता होगा, आप इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी बड़ी सारी बात होनी बाकी है। बस इतना ध्यान रखना कि कोई पूछे कि यदि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ये कभी नहीं बदलता, तो इसका काम होता क्या है? इसका काम है डायरेक्शन बताना। इमेजिन करो, इमेजिन करो हम में से किसी को फीवर है ना, फीवर है, डॉक्टर के वहां गए, उन्होंने चेकअप किया, दवा दी, है ना, सुबह से शाम तक या 2 दिनों तक दवा अच्छे से लिया, टाइम टू टाइम, फिट हो गए। बोलो हाँ। कभी वैसा वाला फीवर भी तो हुआ होगा कि आपको फीवर है और आप डॉक्टर्स चेंज कर कर के परेशान है, और कोई भी डॉक्टर अंकल ऐसे नहीं है जिनकी दवा काम कर गई हो और फीवर ठीक हो गया।
तो ऐसे केस में समटाइम्स कोई आपको सजेस्ट करता है कि यदि 10 दिन हो गए और आपने 4 डॉक्टर्स चेंज कर लिए हैं और फीवर ठीक नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करें, यहां से 15 किलोमीटर दूर जाएं, इस नाम का एक मोहल्ला है, वहां एक डॉक्टर साहब रहते हैं, मेन रोड पे उनके नाम का वो बोर्ड लगा है, डॉक्टर पी के घोषाल, नीचे उनकी डिग्री लिखी हुई है, एमबीबीएस, यूटीपीएस, एसटीडी, पीसीओ, जेरोक्स, फैक्स, और एक एरो मार्क मिलेगा, क्योंकि सड़क किनारे डॉक्टर साहब की क्लिनिक नहीं, वो अपने घर पे देखते। तो मेन रोड में पहले गए, वहां से एक एरो मार्क मिला, आपको समझ में आ गया इसी गली में अंदर जाना है। थोड़ा अंदर गए, पता चला वो गली फिर 3 डायरेक्शन में चली गई। अब आपको तलाश होती है किसी पर्सन की जो बता दे कि यहां से किधर जाना है, वरना डॉक्टर पी के घोषाल फिर लिखा हुआ है और एक एरो मार्क दिया हुआ है इस तरफ वाली गली में, आप समझ जाते कि जाना इधर है। आगे गए, गली खत्म हो गई, एक खुला सा मैदान है। अब वहां फिर नहीं दिख रहा कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है। वहां से फिर 4 रास्ते जा रहे हैं, तो आप गौर से देखना शुरू करते कि वो एरो फिर कहीं है कि हाँ है। फिर जिधर एरो है आप खुद को लेकर उधर चल जाते। तो वो एरो कर क्या रहा था? वो एरो आपको डॉक्टर साहब तक पहुंचाने की साजिश कर रहा है। उसको आप फॉलो करते जाओ और डॉक्टर साहब के क्लिनिक तक पहुंचो। बस यही समझ लो, जो वो वाले एरो का काम था वही काम है यूनिट वेक्टर का। आई कैप, जे कैप, एक्स कैप, वाई कैप वगैरह वो देखेंगे आप। और इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। क्या यहां तक काम चलाओ लमसम लमसम? हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, आगे समझेंगे। एक और बात समझो, जिसको मैं आने वाले वक्त में ऑर्थोगोनल वेक्टर के नाम से बताऊंगा। गौर से देखिएगा। क्या नाम लिख दूं मैं? नंबर 6, नंबर 7, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, हम लोग बचपन से जानते हैं। इसी के साथ साथ एक और एक्सिस की बात आएगी, जेड। यदि केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स पढ़ा है हम लोगों ने, तो हमें पता है कि जैसे एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है, वैसे ये जेड एक्सिस भी ऐसे परपेंडिकुलर होता है। बोर्ड से बाहर की तरफ हो जाए, लेकिन बोर्ड से बाहर की तरफ हम लोग कोई लाइन खींच नहीं सकते, इसलिए मजबूरन जेड एक्सिस को कुछ ऐसा दिखाते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान, कि x और y म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे y और z के बीच का एंगल भी 90, और ऐसे ही z और x के बीच का एंगल भी कितना होता है? 90। जैसे आप कोई कॉर्नर ले ले अपने घर के किसी कमरे में, छत का एक कॉर्नर ले ले, तो एक लाइन इधर से इधर जारी होती है, एक इधर से इधर जारी होती है, एक ऊपर से नीचे आ रही होती है। तो इनमें से किसी को भी, जिसको चाहो, उस किनारे को x कह दो, ये y है तो ये z है, या फिर इसको x तो इसको y, इसको z, या इसको y, इसको z, इसको x, जो कह दीजिए। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, बात पहले ये। दूसरी बात, ये 90 को पहले हटाने दो, ठीक। अब सुनना, x के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? आई कैप को, जिंदगी भर, सिर्फ आज नहीं। आज जब आप बचकाने क्लास में पढ़ रहे, क्लास 11 की पढ़ाई पढ़ रहे हो, पहली बार सीख रहे तो, और कल को मे गॉड ब्लेस यू, आप अपनी मेहनत के बेसिस पर जहां पहुंचना चाहते हो उस हाइट तक पहुंच जाए, उस वक्त भी वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं? जे कैप। और यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग हो, तो कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं हम लोग?
के कैप। किसी भी चीज के साथ यदि आपको आई कैप दिखाई पड़े तो समझना कि उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी भी क्वांटिटी के साथ यदि आपको मल्टीप्लिकेशन में जे कैप लिखा हुआ दिखे, समझना उसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है। और यदि के कैप लिखा हुआ दिखे मल्टीप्लिकेशन में तो उसका डायरेक्शन किधर, जेड एक्सिस के अलोंग। और यहां है क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है बच्चों। अभिनव एक आवाज दे दीजिए। यस सर। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर। तो यहां पर दो चीजों का मिक्सचर हो गया। एक तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन होते हैं, टू और मोर वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर है, जे कैप के कैप के परपेंडिकुलर है, के कैप आई कैप के परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। और दूसरी बात आपसे ये कह रहा था कि जिस चीज के सर पे आपको कैप दिखाई पड़े मतलब वो क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 1। तो आप समझो कि इन फ्यूचर कभी भी आपको आई कैप का वैल्यू लिखना हो तो इसका वैल्यू वही होगा जो जे कैप का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू वही होगा जो के कैप का वैल्यू होगा, और ये सारे वैल्यूज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, चूंकि इन सबों पे कैप लगाया है मतलब ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड मतलब इनका न्यूमेरिकल वैल्यू 1। और ऑर्थोगोनल इसलिए क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री, इसलिए ऑर्थोगोनल वेक्टर भी हो गए। अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। इसके बाद एक चीज हमें पढ़ना क्या है, पोजीशन वेक्टर। कौन सा नंबर होगा, नंबर 8, पोजीशन वेक्टर। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। अभी मैं z की बात नहीं करने वाला हूं, सिर्फ x और y की ही बात करो, z की बात बाद में करेंगे। ये ओरिजिन है, ये जो प्लेन है ना, ये जो सरफेस है, यहां पे आप कोई 2 पॉइंट्स ले लो, कोई भी रैंडमली आप 2 पॉइंट्स चुन लो। एक सपोज करो लिया हम लोगों ने ये पॉइंट जिसको पॉइंट P कहा है, और दूसरा पॉइंट ये रहा जिसको पॉइंट Q कहा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यदि आप पॉइंट O से पॉइंट P को मिला दो, पॉइंट O से पॉइंट P को मिला दो, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको एक वेक्टर से दिखा दो, तो आपको मिला है एक वेक्टर जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है, पॉइंट O से, खत्म कहां पे हो रहा, पॉइंट P पे। O से P तक के लेंथ को OP कह सकते हैं। इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, ये बताने के लिए इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, O से शुरू P पे खत्म, O से शुरू P पे खत्म, और इसका एक फिक्स डायरेक्शन, तो दैट्स व्हाई OP के ऊपर ये वेक्टर का साइन। इस वेक्टर का काम क्या है, इस वेक्टर का काम क्या है, ये इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा कि हमें O से कितने सेंटीमीटर चलते 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 P तक पहुंचना है। ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। और
ये जो एरो है वो ये भी बता रहा है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। तो जब आपने एक ऐसा वेक्टर इमेजिन किया जो आपको दो इंफॉर्मेशंस दे रहा है इस पॉइंट पी के बारे में, कि आप यदि यहां खड़े हो और आपको पॉइंट पी पे पहुंचना है तो कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर, कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, और जितने किलोमीटर, जितने मीटर, जितने सेंटीमीटर चलना है वो किस डायरेक्शन में चलना है, इधर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो है क्या, ये जो ओ से शुरू होकर पी पे खत्म होने वाला एक वेक्टर मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी। क्योंकि वेक्टर पी हमें पोजीशन बता पाता है कि ओ के रेस्पेक्ट में कितनी दूर चलना होगा और किस डायरेक्शन में चलना होगा ताकि हम लोग पॉइंट पी तक पहुंच सके। तो इस वेक्टर ओपी को कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट, पी तक। चलो ऐसा करते हैं, पॉइंट क्यू के पोजीशन की बात करते हैं। अच्छा, पॉइंट क्यू के पोजीशन की बात करते हैं। एक दूसरा वेक्टर ट्रेस करो, ओ से शुरू कहां से, ओ से, खत्म कहां पे, क्यू पे। तो ओ से लेकर क्यू तक ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ। चूंकि इसका कुछ ना कुछ फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए आप एक एरो मार्क दे दो, वेक्टर ओ क्यू, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट, पॉइंट क्यू। ऐसे ही यदि एक और पॉइंट ले लिया होता आपने, एक और पॉइंट ले लिया होता एस, ऐसा एक और पॉइंट ले लिया होता और आप क्या कर रहे होते, ओ से लेकर एस को मैच करते एक वेक्टर के जरिए, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता जिसकी शुरुआत ओ से हो रही है, जिसका खात्मा एस पे हो रहा है। तो ये रहा ओ, ये रहा एस, क्योंकि इसका एक फिक्स डायरेक्शन है। वेक्टर ओ एस को कहेंगे ऑफ पॉइंट कौन सा, तो एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन बता रहा होता है, ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक और सुनना, हालांकि इसके लिए हमें एक लॉ का इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए फिर भी यहां पर देख लो, लॉ इसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग, सुनना अच्छे से। कौन सा नंबर दे दे हम लोग, नंबर 9। क्या हुआ, कौन सा वेक्टर है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये x, ये y, ये ओरिजिन। और तुम ऐसा समझो, इस बार कोई पार्टिकल है, वो पहले पॉइंट ए पे थी और उसके बाद ये चलते 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 पॉइंट बी पे आ जा रही है, पॉइंट बी पे आ जा रही है। कोई कॉकरोच है जो पॉइंट ए पे था, चलते चलते पॉइंट बी पे आ गया। कोई चींटी है जो शुरू में पॉइंट ए पे थी, चलते चलते पॉइंट बी पे आ गई। तो पहले एक बात बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, यहां से लेकर यहां तक को यदि आप मैच कर दो और उसको एक वेक्टर से दिखा दो, ये जो वेक्टर है, जो शुरू कहां से हो रहा, ए से, खत्म कहां पे हो रहा, बी पे, तो इस वेक्टर ए बी को कहते हैं हम लोग
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका, जो भी पार्टिकल मूव कर रही है उसके बारे में बात हो रहा है। अदरवाइज आप थोड़े वक्त के बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, उस वक्त आपको ये बताया जा रहा होगा कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। रमन बैग उस तरफ कर लीजिए आप सिर्फ, बस अब इस बार देखना ध्यान देना, यहां तक ठीक। अब आगे चलो, आगे सुनना। यहां के बाद हमें सीखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से, ध्यान से। सपोज ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसको हम लोगों ने कहा वेक्टर पी, इसमें ऐड करना चाहते हैं इस दूसरे वेक्टर को जिसको क्या कहा है वेक्टर क्यू। वेक्टर पी पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक, और डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ। एक दूसरा वेक्टर वेक्टर क्यू जिसका मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक और डायरेक्शन इस तरफ। हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए करना क्या होता है वो सुनना। मैं अभी जो बता रहा हूं इसी को फिर एक नाम दूंगा थोड़े वक्त के बाद, और वो नाम होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपके स्कूल में हो चुका है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन जब तक वो हेडिंग नहीं दिलवाया तब तक जैसे सीखना वैसे सीख लो। जब कभी हमें दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना हो तो उन दोनों में से किसी भी एक को पकड़ो और वो जितना लंबा है उतना लंबा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसको पहले ट्रेस कर लो। मैं ऐसा करता हूं, पहले वेक्टर P को उठाया, कॉपी किया और ला के रख दिया। इससे एक बात की गारंटी हो गई कि वेक्टर P जितना लंबा था उतना ही लंबा वेक्टर लिया। एक और बात की गारंटी हो गई कि जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने इसको ट्रेस कर लिया। अभिनव प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। यस सर। वेरी गुड। अब ये रहा इसका एरो हेड और ये रहा एरो टेल, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर को भी आप ऐसा ही करो, यहां से उठाओ और लेकर चले आओ, इस तरह से यहां रखो। रखते समय इस बात का ध्यान रखना, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मैच करना चाहिए। आई रिपीट, पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर का क्या मैच करना चाहिए, टेल। इस तरह आपने वेक्टर P और वेक्टर Q को ऐड कर दिया, लेकिन ठहरो, ऐड करने के बाद इसका आंसर क्या होगा। जब तक ये अकेला था तब तक वेक्टर P कहला रहा था, जब तक ये अकेला है तब तक वेक्टर Q कहलाया। अब जब दोनों को पहले के हेड से दूसरे का टेल ऐसे कनेक्ट कर दिया तो क्या हमें आंसर मिल चुका है, और यदि आंसर मिल चुका है तो कौन है जिसको आप P प्लस Q कहने को तैयार है। क्या अकेला ये हो गया आंसर या अकेला ये हो गया आंसर, दोनों को ऐड करने के बाद आने वाला रिजल्ट, या यहां से लेकर चलते 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 यहां तक। तो कोई भी यही गैस करेगा कि जब दोनों को ऐड किया तो फाइनल आंसर दिस प्लस दिस होना चाहिए। लेकिन वो जो वेक्टर्स के रूल है वो रूल हमें क्या बताता है कि दोनों को इस तरह से कनेक्ट करवा दिया है, बट आंसर ये नहीं होता। आंसर के लिए आपको एक नया वेक्टर ट्रेस करना पड़ेगा जो पहले के टेल को बाद वाले वेक्टर के हेड से मैच करे। अब ये जो नया वेक्टर मिला जो पहले था ही नहीं,
ये हुआ हमारा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? वेक्टर R से। R फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। जब आपने P को Q के साथ ऐड किया तो इसका फाइनल आंसर ये आया। फाइनल रिजल्ट ये तिरछा वाला वेक्टर आया, जो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मैच करने से मिलता है। ये है रिजल्टेंट वेक्टर, इसीलिए इसे वेक्टर आर से दिखाया, क्योंकि देखो ये भी कहीं ना कहीं से शुरू हो रहा, कहीं ना कहीं पे खत्म हो रहा, और इसका भी कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन है। मतलब इस आर का भी कुछ अपना मैग्नीट्यूड, कुछ अपना डायरेक्शन। तो दो वेक्टर को ऐड करने पे जो आंसर आया वो भी एक वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर आर है इसे हम लोग वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू कह जाएंगे। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले P को मत उठा, पहले आप वेक्टर Q को ले लो, ऐसा। जितना बड़ा है उतना बड़ा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में। ठीक है। अब इस वाले वेक्टर को आप पकड़े और लेकर यहां रखो। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, एक चीज याद रहे आपको, जिस वेक्टर को पहले आप लिखेंगे उसके हेड से बाद वाले वेक्टर का टेल कनेक्ट होना चाहिए। पहले वाले वेक्टर के हेड से बाद वाले वेक्टर का टेल कनेक्ट करना है। और फाइनल आंसर कौन सा? फाइनल आंसर एक तीसरा वेक्टर, एक थर्ड वेक्टर, जो पहले के टेल को बाद वाले के हेड से मैच करे। यही आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम लोग वेक्टर P प्लस वेक्टर Q कहा करेंगे। तो कुछ ऐसे ऐड करते हैं हम लोग दो वेक्टर्स को। आप अच्छे से देखो, ये जो येलो वाला वेक्टर है और रेड वाला वेक्टर ऑलमोस्ट एक जगह है। ऑलमोस्ट इन दोनों का लेंथ सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, यदि दो वेक्टर्स हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों के डायरेक्शन सेम हो, तो उन दोनों को आपस में इक्वल कहते थे। आज के क्लास के शुरुआत में भी तो ये बात हो रही थी, इक्वल वेक्टर्स। यदि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम हो, तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स। आओ जरा देखें यहां पर वही बात हुई है या नहीं। ये देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों का जो लेंथ है वो तकरीबन सेम, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी सेम। इसलिए ये आप इसको वेक्टर आर या इसको कह दो वेक्टर आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लो आपके पास यही दोनों वेक्टर्स, सिर्फ आप इस बार इन दोनों को ऐड नहीं करना चाहते, बल्कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते। वेक्टर P में वेक्टर Q को इस बार ऐड नहीं करना है, वेक्टर P में वेक्टर Q को इस बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है वो सुनो। इसके लिए आप इस वाले वेक्टर को यहां से उठाओ और यहां ला के रखो, ये बात सही है। ठीक। और मैं कुछ करने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा।
माइनस तो था, इस वेक्टर को फिर यहां से उठाया, यहां लाके रखा, और क्या पता ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं। हाँ पॉसिबल था, उल्टा कर दिया, क्यू भी उल्टा हो, क्यू भी योग हो गया। एरो तो उल्टा है ऊपर नीचे, वो ठीक है, क्यू भी हमारा योग हो गया। तो इस क्यू को पहले थोड़ा ठीक करो। क्या किया है आपने? नथिंग, सिर्फ आपने वेक्टर क्यू का डायरेक्शन जो ऊपर था बच्चों, उसको जस्ट ऑपोजिट नीचे कर दिया है। तो इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो देना पड़ेगा। जब दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, तो वो दोनों नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। तो यदि ये ओरिजिनल वाला जिस डायरेक्शन में था ये क्यू था, इसको रिवर्स कर दिया तो नया वेक्टर होगा तो क्यू ही, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से माइनस क्यू। अब हम सबको पता है कि माइनस एंड माइनस प्लस, मतलब हालात अब ऐसे हो गए, हालात अब ऐसे हो गए, नहीं वो छोड़ो, हालात ऐसे हो गए कि आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला वेक्टर P और ये वाला वेक्टर Q, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। हम लोग सब्ट्रैक्ट करने चले थे और फिर से ऐड ही करना हो रहा है, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक रूल तो दिया गया है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई अलग रूल नहीं है। बस जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो और माइनस के बजाय आप प्लस कर दो, जो कर रहे थे। थोड़ा इसको श्रिंक करने दीजिए तो बात होगी अच्छे से। ठीक है, अब करो काम। ये वाला वेक्टर, अब फिलहाल देखो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने चले थे, लेकिन फाइनली उसका चेहरा किसमें कन्वर्ट हो गया? एडिशन में। तो किसी एक वेक्टर को जैसे का तैसा ले लो आप, ठीक है, यहां रख दिया। फिर दूसरे वेक्टर को ऐसे रखा। क्या सीखा था कि पहले वाले वेक्टर के हेड से बाद वाले वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा और फाइनल आंसर आएगा पहले के टेल से लेकर बाद वाले तक के हेड तक का, मतलब फाइनल आंसर ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको इस बार P प्लस क्यू नहीं कहेंगे, वेक्टर P माइनस वेक्टर क्यू कहेंगे। तो एडिशन के लिए रूल था, जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन बदल दो, उसका डायरेक्शन बदल दो और नॉर्मल ऐड कर दो। एक बार जल्दी जल्दी देखें, एडिशन ऑफ वेक्टर में यदि दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, दोनों में से किसी को भी उठाकर जितना लंबा था उतना लंबा, जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में। अब दूसरे वेक्टर को जितना लंबा था उतना लंबा, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल कनेक्ट करो, तो आंसर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये पूरा होगा, बल्कि आंसर एक तीसरा वेक्टर होगा जो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला रहा होगा, और यही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। हम लोग चाहो तो पहले इसको ले लो, उसके बाद इसको ले लो, तो भी देखो पहले के हेड से दूसरे का टेल यहां पर मैच कर रहा, फाइनल रिजल्ट पहले के टेल से लेकर दूसरे के हेड को मिलाती हुई एक लाइन देगी जो वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q को दिखा रहा होगा। और वैसे ही यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको जैसे का तैसा छोड़ा, माइनस का साइन रहने दिया, इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो जो q था वो कैसा बन गया? माइनस q।
दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। अब हमें करना तो सब्ट्रैक्ट था, लेकिन नॉर्मल जो ऐड वाला रूल है वही लगाएंगे, रिजल्ट हम लोगों को उसी तरह मिलेगा। हाँ, लिखेंगे r इक्वल्स टू p माइनस क्यू। क्या यहां तक सब कुछ ठीक ठाक? अच्छा, बहुत अच्छा। अब आइए हम लोग एनालिटिकल मेथड की बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप करो क्या कि इन सारी चीजों को आप करो नोट अच्छे से, तरीके से। उसकी बाद वाली बात बाद में करते हैं। किसने आवाज दिया?